Hello guys, this is SJ. Today's topic is poem Daffodils by Wordsworth. The very first question is William Wordsworth was born on 7th April 1770 and he died on 23rd April 1850. Okay, he was born in Cockermouth, United Kingdom. Alright. So the next question is which of these description best characterized William Wordsworth? A lake poet. Why we call him a lake poet? Because some poets are from Lake District in England. They are collectively called lake poet. So in these poets there are Coleridge, that is S.G. Coleridge, Robert Southey, Lamb, etc. Right? So these all are lake poets. And now the third question is what is the name of the age that Wordsworth helped launch? ऐसी कौन सी एज है जिसमें वर्ड्सवर्थ ने हेल्प किया उसे लॉन्च करने में? द romantic age is very related to Wordsworth. Okay, romantic age was from 1800 to 1890. Okay, next question, which college did William Wordsworth attend? St. John's College. Wordsworth came under the influence of the French Revolution. So what is the French Revolution? First we will discuss this. Okay, French Revolution is a revolution from the bottom line to the feudal powers, that they want to end the feudal powers and monarchy system. वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था कि लोग फ्यूडल पावर्स, जो इकलौती पावर होती थी या फिर मोनार्की सिस्टम होता था, एक शासकीय रूल जो होता था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी और वो सपोर्ट में थे कि सुप्रीमेसी अगर दी जाए तो वो इंडिविजुअल फ्री विल को दी जाए, है ना, कि लोग डेमोक्रेटिक हो जाए. उसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था. इट वॉज स्टार्टेड इन 1789 टू 1799. ये 10 साल के लिए चला था. Sixth question is the poem Daffodils was published in the collection Poem in 2 volumes. Okay, Daffodil was published in 1807. Okay, 1807 में Daffodils first time publish हुई थी. Okay, Daffodil was written in पर पब्लिश हुई थी 1807 में, लेकिन इसका रिवाइज्ड वर्जन आया था 1815 में. 1815 में इसका सेकंड रिवाइज वर्जन आया था. द डैफोडिल्स इलस्ट्रेट्स वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन. सो पहले हम पोएटिक डिक्शन की बात कर लेते हैं कि पोएटिक डिक्शन होता क्या है. पोएटिक डिक्शन मीन्स लैंग्वेज नियर टू द लैंग्वेज ऑफ मैन, कि लोग उसे बहुत ईजीली समझ पाएँ. व्हाट इज़ पोएटिक डिक्शन? यूज़ ऑफ लिंग्विस्टिक स्टाइल का यूज़ करना, वोकैबुलरी का यूज़ करना, मेटाफर्स, सिमिली, अलग अलग ऑर्नामेंट्स जो होते हैं पोइट्री के, उनको यूज़ करना. तो ये था पोएटिक डिक्शन. तो वर्ड्सवर्थ ने इन सब को बहुत अच्छे से यूज़ किया है. ठीक है. The Daffodils is a divided in Daffodil. तो Daffodils 4 stanzas में डिवाइड है, जिसमें 6 लाइन्स हैं. 6 लाइन्स के 4 stanzas हैं. ठीक है, जिनकी राइमिंग स्कीम है A-B-A-B-C-C, है ना, और क्वाट्रेन कपलेट राइम है इसमें, और आयम्बिक टेट्रामीटर में ये इसकी राइमिंग स्कीम चल रही है. ठीक है. Now the next question is the lake Ullswater referred in the poem is situated at. जो Ullswater है, जो पोइम में है, वो कहाँ सिचुएटेड है? लेक डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये सारे जो पोइट हैं लेक डिस्ट्रिक्ट के पोइट हैं और इसीलिए इनको लेक पोइट कहा जाता है. यूजिंग अ मेटाफर, वर्ड्सवर्थ compares the inward eye to his स्पिरिचुअल विजन. ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये स्पिरिचुअल है. तो स्पिरिचुअल विजन के लिए बारे में वो बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल थे बहुत ज़्यादा वर्ड्सवर्थ.
The Daffodils is based on the real life experience of the poet in the company of Dorothy. तो डोरोथी जो है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ की विलियम वर्ड्सवर्थ डोरोथी के साथ में घूमने के लिए गए थे ग्लिनसोन बे में, जो ओल्सवाटर में ही है, एंड इन द लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इन द लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, ऑन 15 अप्रैल 1802 में। ठीक है, 1802 में ये अपनी सिस्टर के साथ घूमने गए थे, जहाँ पे इन्होंने बहुत लंबी बेल्ट देखी थी डैफोडिल्स की, बहुत लंबे एरिया। उस सीन को भूल नहीं पाए थे, तो इन्होंने 2 साल बाद आके 1804 में ये पोइम को लिखा हुआ था, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पार्क वेयर द पोइट केम अक्रॉस द होस्ट ऑफ डैफोडिल्स। ये पार्क था विक्टोरिया पार्क, और कभी कभी इसको गोवेरो पार्क भी, जो भी है आप टिक कर सकते हैं। Which figure of speech is used in the line they stressed in never ending line? The hyperbole is exaggerated statements. ये ऐसे exaggerated statements होते हैं जिनका literal mean नहीं होता है, लेकिन ये इनको बहुत ज़्यादा exaggerate करके बताया होता है किसी भी छोटी सी बात को। ठीक है, they stressed in never ending line डैफोडिल्स की, जो कि एक लाइन में थे, बहुत दूर तक थे, मतलब जहाँ तक उनकी आंखें जा रही थी वहाँ तक थे, तो उन्होंने इस लाइन को एज अ हाइपरबोले बोला है। दे स्ट्रेस्ड, वहाँ तक खिंचे हुए थे, नेवर एंडिंग लाइन, जिसकी कोई एंडिंग ही इसमें। Using a beautiful simile in the Daffodils, Wordsworth compares himself to a lonely cloud. उन्होंने खुद को कंपेयर किया है lonely cloud से। ठीक है, lonely cloud वो था I wandered as a cloud. This was the line. Okay. Using another simile, Wordsworth compared to daffodils to Wordsworth ने daffodils को किससे कंपेयर किया है? Stars से। Okay, कहाँ किया है? Let me tell you. In the poem, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. ये लाइन है इस पोएम की, जहाँ पे इन्होंने स्टार्स से कंपेयर किया है डैफोडिल्स को। I wandered lonely as a cloud. The poetic device used in this line is simile. When did the poet remember daffodils? वो कब डैफोडिल्स को याद करते थे? In a pensive mood, जब वो थोड़े से दुखी होते थे तब। The remembrance of daffodils fills the heart of the poet with. तो उनको जब भी याद आती थी डैफोडिल्स की, उनका हर्ट जो होता था वो बहुत खुश हो जाते थे, खुशी मिलती थी उनको याद करके। ओके, हु एक्यूज्ड वर्ड्सवर्थ ऑफ बीइंग अ लॉस्ट लीडर? लॉस्ट लीडर किसने बोला है वर्ड्सवर्थ को? ब्राउनिंग ने। What was the name of his great friend who helped him write the great 1798 work which reshaped poetry? 1798 का कौन सा जो वर्क है उसको रीशेप्ड पोइट्री में चेंज करने के लिए कौन से फ्रेंड ने उनको बोला था? सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। कॉलरिज उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, राइट। What was the name of the great work written jointly by Wordsworth and Coleridge? तो इनका था लिरिकल बैलेट्स, जहाँ पे इन्होंने दोनों साथ में वर्क किया था, जिसमें फर्स्ट जो पोएम थी वो कॉलरिज की थी, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, एंड देन द 24th क्वेश्चन इज which of these poets work did वर्ड्सवर्थ नॉट एडमायर? वर्ड्सवर्थ कौन से पोइट के वर्क को एडमायर नहीं करते हैं? वर्ड्सवर्थ कौन से पोइट के वर्क को एडमायर नहीं करते हैं? तो वो है अलेक्जेंडर पोप के, क्योंकि वो बहुत ही सटायरिकल वे में लिखते थे, और सटायर पोएट थे, और डिक्रेसिव माइंड्स में लिखते थे, हमेशा बहुत ही ज़्यादा इंटेंस वे में होते थे, तो इस वजह से उनको वो लाइक नहीं करते थे। जैसे द रेप ऑफ द लॉक है, और भी सटायर। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। कौन सा वर्क है जो ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक बोला गया है वर्ड्सवर्थ के? द प्रिल्यूड को। प्रिल्यूड को है, इसकी थीम जो है वो ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड है विद हिज पर्सनल कन्फेशंस, एंड इसमें वर्ड्सवर्थ ने फ्रॉम चाइल्डहुड टू 1998, मतलब जब तक वो काफ़ी एज्ड हो गए थे तब तक का उन्होंने पूरा अपना बायोग्राफी दी है। एंड it is a work in which love of nature compared to the love of humankind, कि अगर हम नेचर को अप्रिशिएट करेंगे
तो हम ह्यूमन काइंड को भी अप्रिशिएट करेंगे. तो दैट वाज द थीम ऑफ होल prelude. And thank you guys. We will discuss rest questions in next video with explanation. And if you guys like this video, please like, share and subscribe. And for any queries you can comment in the section below. And thank you. See you soon.